आप काम नहीं कर रहे हैं वो एक अलग तरीका है, लेकिन ये जो इस तरीके का जो उनका बातचीत का तरीका ये बड़ा खतरनाक है। और इसलिए जो यूजीसी रेगुलेशन वो इसलिए जरूर बोलते हैं जब तू तेरा जो बनाना वो कर लिया मैं कौन तेरा फार्म वेरीफाई कर। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो आपका मॉडल भी तोड़ती हैं। जो बच्चे मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो फुलफिल करते हैं तो भी उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। वो स्टेट इंस्टीट्यूशन भी है और सेंट्रल इंस्टीट्यूशन भी है, वो पब्लिक भी और प्राइवेट भी है। तो इतनी समस्याएं, सबसे ज्यादा जो बड़ी समस्याएं देखने को मिलती थी कि हरियाणा स्टेट में क्या है, अगर ऐसी कैटेगरी है इनकम 2.5 लाख से कम है तो उस स्टूडेंट को जो है 0 फीस का एडमिशन मिलता है। तो ये तकरीबन कुछ इंस्टीट्यूशन जो है पब्लिक या प्राइवेट कुछ लागू करते कुछ लागू नहीं करते हैं। हाल ही में जैसे कुछ एक पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है रोहतक में, उसने लागू किया है। एक आयुष यूनिवर्सिटी है उसने लागू किया है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत उसने लागू किया है। तो पहले कुछ यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन में है, बाकी में नहीं है। तो इस तरीके की जो पॉलिसी है जो उस सेक्शन के लिए है तो उन बच्चों को मिलनी चाहिए तो वो मिल नहीं पाती फिर भी। तो अभी हाल ही में मेरा पीएचडी पूरा हुआ है और मेरा जो रिसर्च टॉपिक था वो जो हरियाणा का जो शेड्यूल्ड कास्ट है उसको जो स्कॉलरशिप फेलोशिप जो मिलता है उसके ऊपर मेरा काम था। मैं मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ और मेजर मेरा सब्जेक्ट मैनेजमेंट था। मार्केटिंग हमारे एक सब्जेक्ट होते तो उसमें सोशल मार्केटिंग होता। तो सोशल मार्केटिंग में जो डिफरेंट स्कीम होती है जिसमें हम देखते हैं बहुत बड़ी बड़ी पब्लिक पॉलिसीज है इस देश में, और उन पब्लिक पॉलिसीज में जो बजट अलॉटमेंट है चाहे एनजीओ का हो, मिनिस्ट्री का हो, स्टेट का हो, सेंटर का हो, तो वो अलग अलग तरीके का रहा है। लेकिन जब मैंने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो बहुत ही बड़ी अम्ब्रेला स्कीम है जो 1944 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने शुरू की थी और उसी दौरान जो है इंडियन ओवरसीज स्कॉलरशिप शुरू होती है। ये एसटी के लिए शुरू थी। 1949 में शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए ओपन होती है। बाद में जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप और ओबीसी और उसके बाद जो है माइनॉरिटी के लिए, फिर पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबल्ड के लिए वो शुरू होती है और इसका बेनिफिट भी बहुत से जो स्टूडेंट है वो लेते हैं। तो जो मेरी यूनिवर्सिटी है वो स्टेट यूनिवर्सिटी है और जो स्टेट यूनिवर्सिटीज है उनमें जो फंडिंग का पैटर्न है स्कॉलरशिप का वो अलग अलग है। स्टेट में ज्यादा मिलता है बच्चों को। तो जब इसके ऊपर काम करना शुरू किया स्कॉलरशिप के ऊपर तो हमने, क्योंकि मेरा पूरा हरियाणा मैंने कवर किया था, उसमें हरियाणा में 6 डिवीजन है तो और उनमें जो है कॉलेज है, स्कूल है और यूनिवर्सिटीज हमने लिए थे। तो जो स्टूडेंट है जब प्राइमरी हम स्टडी के लिए मैं गया था, ये तो मेरा इसके साथ काम था। इसके साथ साथ जो हम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करते हैं, रासफी मेरा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, डॉक्टर अम्बेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया। इससे पहले मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में ESA में था, अम्बेडकर नेशन में। तो जो स्टूडेंट की जो ग्रीवेंसीज है तो हम जब देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज जो है वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है एकेडमिक डिस्कशन का भी और बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम उनका सोल्यूशन का भी। लेकिन जब प्रैक्टिकली उन चीजों के लिए हम रिसर्च करते हैं या उन सेक्शन के लिए जब ये स्कॉलरशिप या फेलोशिप प्रोग्राम है तब हम देखते हैं या उनके बीच में जाते हैं तब उनके बीच में बड़ी प्रॉब्लम्स है और उनके लिए कोई इंस्टीट्यूशन भी इतने बड़े स्तर के कोई एफर्ट नहीं करते हैं कि उनको सॉर्ट आउट कर सके, उनको कम समय में वो चीजें मिल सके। तो उसी दौरान जो है स्कॉलरशिप के जो केसेज है मैंने जो देखे थे वो इतने भयंकर थे कि जो बच्चे मिनिमम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो फुलफिल करते हैं तो भी उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। वो स्टेट इंस्टीट्यूशन भी है और सेंट्रल इंस्टीट्यूशन भी है, वो पब्लिक भी और प्राइवेट भी है। तो इतनी समस्याएं, सबसे ज्यादा जो बड़ी समस्याएं देखने को मिलती थी हरियाणा स्टेट में क्या है, अगर ऐसी कैटेगरी है इनकम 2.5 लाख से कम है तो उस स्टूडेंट को जो है 0 फीस का एडमिशन मिलता है। तो ये तकरीबन कुछ इंस्टीट्यूशन जो है पब्लिक या प्राइवेट कुछ लागू करते कुछ लागू नहीं करते हैं। हाल ही में जैसे कुछ एक पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है रोहतक में, उसने लागू किया है। एक आयुष यूनिवर्सिटी है उसने लागू किया है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी सोनीपत उसने लागू किया है। तो पहले कुछ यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन में है, बाकी में नहीं है। तो इस तरीके की जो पॉलिसी है जो उस सेक्शन के लिए है तो उन बच्चों को मिलनी चाहिए तो वो मिल नहीं पाती फिर भी। तो उसके लिए जो छोटे छोटे जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो बहुत लड़ते हैं और वो इतना लड़ते हैं कि उनके पास भी इतने रिसोर्सेज नहीं कि वो लंबा चढ़ सके या लंबा कर सके। और इतना बड़ा जो नेटवर्क है दूसरे इंस्टीट्यूशन के साथ, जैसे JNU में बापसा है या हैदराबाद में ऐसे है, PU चंडीगढ़ में ऐसे है या पुंडुचेरी या दूसरी जो यूनिवर्सिटीज में इंस्टीट्यूशन है, तो उनका इतना स्ट्रॉन्ग राइजनिंग नहीं है कि वो उन तक अपनी वॉइस जो रेज कर सके। तो मैंने जो अपनी इसमें देखा, जो स्कॉलरशिप सेल है तकरीबन जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन की वो अंडरबाउंड होती है कुछ रूल रेगुलेशन में, वो तो थोड़ा बहुत उनके लिए काम करती है। तो प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन उनको कोई मतलब नहीं बच्चों के लिए, ना उनकी स्कॉलरशिप का जो ऑनलाइन या फिजिकल जो वेरिफिकेशन है उसमें वो रोल प्ले करते हैं। और जो कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है उसकी भी हदें होती है। हम भी बोलते हैं जब तू तेरा जो बनाना वो कर लिए मैं कौन तेरा फार्म वेरीफाई कर। तो इस तरीके की जो चीजें हैं वो आपका मॉडल भी तोड़ती हैं। मैं एक इंस्टीट्यूशन में चला गया, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, एक बच्चे का डिग्री रोक रखा था, ऐसी कैटेगरी था
स्कॉलरशिप का जो फॉर्म था वो वेरिफिकेशन नहीं किया था उसका ऑनलाइन, डिग्री रोक लिया, डॉक्यूमेंट्स उसके सबमिट किए थे, एटीएम कार्ड था, बैंक पासबुक था, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे, क्योंकि उनको था कि इसकी स्कॉलरशिप आएगी हमें देगा नहीं, तो उसकी डिग्री उसको 2 साल लेट मिली। तो ये इंस्टीट्यूशनल मर्डर है। आप एलिजिबल आप आज हो लेकिन आपको डिग्री 2 साल बाद मिलेगी, तो आप तो किसी उसके लिए एलिजिबल बाद में होते हैं ना। तो ये बड़ी हरासमेंट है। और बेशक मैं मानता हूँ कि कुछ पॉलिसीज है हमारे लिए, लेकिन उस तरीके से काम नहीं करती। इस तरीके की जो चीजें वो हमारे जो स्टूडेंट है उनके लिए बड़ा उनका मोरल भी तोड़ती है, उनका एकेडमिक जो सेशन वो भी लेट होता है, कहीं भी एलिजिबल नहीं हो पाते। और उसी में जो है जो स्कॉलरशिप सेल है वो ना तो किसी प्रकार की अवेयरनेस कैंप करती है, ना किसी प्रकार का जो है कोई इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस या उनके लिए जो है इसी प्रकार का कोई एक मंच तैयार करे कि वो अपनी प्रॉब्लम के लिए, तो नहीं करती है। अभी हाल ही में क्या हुआ, जो स्कॉलरशिप जो स्कीम्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की अलग अलग है। जैसे हरियाणा में जो स्टेट गवर्नमेंट का पोर्टल अलग है स्कॉलरशिप का, ये कुछ स्टेट में भी अलग अलग है, और एक एनएसपी है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। तो ये पोर्टल अभी पिछले साल जब शुरू किया, कुछ स्कीम को सेंट्रल लेवल पे जोड़ा गया, तो इसमें भयंकर समस्याएं आई। तो कई तो बच्चे ऐसे भी देखे मैंने, कई इंस्टीट्यूशन के जो स्कॉलरशिप का फॉर्म ही नहीं भर पाए। तो ये मतलब आपका इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, इतना बड़ा आपके पास बजट है, इतना बड़ा आपके पास मैकेनिज्म है, इतनी स्कॉलरशिप सेल है, इतनी तो दूसरी जो सेल है अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन में रन करती है, तो उनका कोई औचित्य नहीं है। जब तक वो प्रॉपर फंक्शनिंग में नहीं होगी, काम नहीं करेगी, उन बच्चों को बेनिफिट मिल ही रहा, तो वो कैसे अपना स्कॉलरशिप कर पाएंगे, बेनिफिट लेके आगे बढ़ पाएंगे। और उनका भी एडमिशन से जो है एक समय के बाद जो उनका लेट जो है फाइन शुरू होगा, आपको फीस पूरी, क्योंकि आपका एडमिशन 0 फीस पे है, स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई नहीं किया। तो ये इसमें जो कंसर्न जो इंस्टीट्यूशन है, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, स्कॉलरशिप सेल है, रजिस्ट्रार है, वाइस चांसलर है, तो ये भी कोई अच्छा कार्य नहीं कर पाए। मेरा यूनिवर्सिटी है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसमें स्कॉलरशिप के नंबर ऑफ केसेस आए। जब हमने उनके मिल को बोला कि आप इसमें जो है कोई एक ऐसा लेक्चर या कोई ऐसा सीरीज शुरू कीजिए जिसमें वो बच्चे जो उस कैटेगरी के आए और अपना पूरा जो है केस डिस्कस करें, अगर उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है। तो कोई अच्छी खास उनके पास है नहीं कि उन बच्चों को जोड़ा जाए, बच्चों के ऊपर काम किया जाए। तो वो बड़ी भयंकर समस्याएं हैं। और ये तब है जब उस इंस्टीट्यूशन में, जो मेरा गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत सी इंस्टीट्यूशन ऐसे जहां बच्चे अपनी बात भी नहीं रख सकते। उस इंस्टीट्यूशन में तो हम ये दम भरते हैं कि हम आपके लिए खड़े हैं, तो भी प्रॉब्लम है, लेकिन जिनमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन नहीं है तो वहां तो हमारे लिए और ज्यादा प्रॉब्लम है। तो ये जो चीजें ये बहुत ही बड़ी है। और स्कॉलरशिप के केस में मैंने जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन सबसे ज्यादा देखा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, पब्लिक में भी है, प्राइवेट में और ज्यादा है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं कि कोई हमें चैलेंज करेगी, हम करें या ना करें। बहुत से बच्चे इस तरीके से हराश हुए, और कुछ को तो हम डिग्री डीएमसी दिला पाए, कुछ को हम नहीं दिला पाए, कुछ के रोल नंबर रोक लिए गए, स्कॉलरशिप लेट था। हरियाणा में 2009 के बाद बहुत से बच्चों की आज भी स्कॉलरशिप पेंडिंग है। तो ये हरियाणा की स्थिति तो अदर स्टेट का अलग अलग है, तो ये वहां का भी है। और डॉक्यूमेंट का जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, तो उनमें रूल तो है कि 0 फीस की पॉलिसी लागू करनी पड़ेगी, लेकिन वो डॉक्यूमेंट मांगते हैं, उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रख लेते हैं 2 साल के लिए, 3 साल के लिए। मान लीजिए आपका कोई कोर्स 3 साल का, 4 साल का, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके रख लेंगे कि आपका स्कॉलरशिप आएगा, आप हमें दोगे तो हम आपके डॉक्यूमेंट देंगे। तो ये कहीं रूल नहीं है, लेकिन ये भी एक हरासमेंट है। तो जो हमारे लिए जो जब हम देखते हैं कि यूजीसी के कुछ रूल है, या भी जो यूजीसी रेगुलेशन 2026 है, या पहले जो 12 आया था, तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे लिए बहुत सी चीजें होगी, प्रॉपर फंक्शनिंग होगी, डिफरेंट जो सेल है, लेकिन वो हो नहीं पाती है। वो बड़ा खतरनाक है कि हम किसके लिए लड़ते हैं, या जिस सोशल जस्टिस की हम डेफिनेशन यूनिवर्सिटी को देते हैं, या उसी यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं जो ज्ञान देते हैं, ठीक है, लेकिन जब वो एडमिशन में, रिक्रूटमेंट में, जब पॉलिसी मेकिंग में बैठते तो नॉट फाउंड स्टेबल भी करते हैं, और वही जो होते हैं उनका एडमिशन का या रिक्रूटमेंट का उनका जो रोस्टर उसको ठीक नहीं करते हैं। तो ये हमारी यूनिवर्सिटी में भी ऐसा हुआ, जो नॉट फाउंड स्टेबल एडमिशन में वो कई बार किया गया। हम कई बार मतलब उसके लिए प्रयास भी करते हैं, लेकिन फिर भी जो वो बार किया गया। एक ऐसी एक लड़की थी जो मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में, उनका एक बार जेआरएफ था, 3 बार उनका नेट था, फिर भी उसको नॉट फाउंड सुटेबल कर दिया। तो मतलब ये जो चीजें हैं ये बड़ी खतरनाक है, ये हमें भी तोड़ती है। हम जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं कि हम जब जिसके लिए काम कर रहे हैं, तो उन बच्चों को जो है इतना अच्छा उनका प्रोफाइल है, वो इंटेलिजेंट है, सुपर इंटेलिजेंट है, फिर भी जो है उस तरीके से उनका एडमिशन जो है फर्स्ट टाइम में हो नहीं पाता। और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनमें जो फैकल्टी का जो प्रोफाइल है, जो हमारे जो लोग हैं, तो वो बहुत ही कम उस तरीके से कुछ चीजों में पार्टिसिपेट कर पाते हैं जिन बच्चों के साथ जब हरासमेंट होती है किसी प्रकार की। तो जो दूसरे जो संगठन है उनकी जो बातें हैं या उनके जो काम है, वो हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए उस तरीके से नहीं मिल पाते उनको कि आप जो उनके लिए कुछ ऐसा कर पाओ। तो जो हमारे जो स्टूडेंट है मोस्टली, जब उनके साथ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होता है
तो बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट है जो डायरेक्टली जो है उस अथॉरिटी को अप्रोच कर पाते हैं, जिसमें चाहे वो स्कॉलरशिप सेल हो या हमारी जो डिफरेंट जो कमेटीज होती है इंस्टीट्यूशन में उनमें। तो ये इसलिए कि उनका जो मॉरल है वो बहुत तोड़ा गया है। हम बहुत से बच्चों से जब मिले, जब मेरा PhD का काम था, जब मैं क्वेश्चनर लेके गया जो मेरा प्राइमरी स्टडी था, तो बहुत से बच्चे उसको फिल नहीं कर पाए। उन्होंने बताया कि भाई साहब आप तो ये जो डेटा है ये फिल करके चले जाओगे, लेकिन हमें तो कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि जिन इंस्टीट्यूशन में उनके एडमिशन थे स्कॉलरशिप बेस पे, या तो एडमिशन उनके कैंसिल कर दिए गए, टाइम पे स्कॉलरशिप नहीं आई, और जब स्कॉलरशिप नहीं आई तो उनको डिग्री पूरी नहीं मिली। तो ये जो एक्सपीरियंस उन्होंने मुझे सब शेयर किया जब मेरा PhD का डेटा कलेक्शन था, तो ये बड़ा खतरनाक है। इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है जिनमें 0 फीस की फैसिलिटीज है, फिर भी वो बच्चे उसको जो है उसका बेनिफिट जो वो ले नहीं पाते। और ये उस हरियाणा में है जिसमें हम बड़ा दम भरते हैं कई बार कि हम जो हर चीज ले लेंगे, काफी जागरूकता भी बहुत से लोगों में, लेकिन एडमिशन में और रिक्रूटमेंट में उन बच्चों का जो है उस तरीके का है नहीं। और अभी हाल ही में जैसे हमने कुछ यूनिवर्सिटीज में रोस्टर के लिए एप्लीकेशन लगा, RTI लगाए थे हमने, तो मेरी जो यूनिवर्सिटी है गुरुजम बेस्ड यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके साथ जो कई यूनिवर्सिटीज है वो रोस्टर में बड़ी चीजें अलग मिली। जैसे कि हरियाणा में क्या जो हर जो चौथी पोस्ट 8वीं पोस्ट वो रोस्टर में SC कैटेगरी को मिलेगी, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो फिल तो की हुई है लेकिन SC से फिल नहीं की, वो अदर कैटेगरी से फिल की हुई है। वो कहते हैं आपको बाद में दी जाएगी, बैकलॉग है ये बाद में भरा जाएगा। और एडमिशन में कई बार क्या हुआ हमारे साथ, जैसे तो वो एडमिशन तो दे देते थे, जैसे कि जब NFS किया था, तो जिन बच्चों का एडमिशन कई बार जो मेरिट में थे, मेरी यूनिवर्सिटी में एक बार हुआ, उन्होंने क्या किया कि एडमिशन के लिए जो बच्चे मेरिटोरियस थे तो उनको जनरल कैटेगरी का सीट नहीं दिया गया, उनको विद इन कैटेगरी का सीट दिया गया। तो हमने बाद में प्रोटेस्ट किया, तो तब जाके जो उसको ठीक किया गया कि अगर मेरिटोरियस है, अगर आप एग्रीगेट जो मेरिट उसमें फॉल करते तो आपको एडमिशन मिले। तो ये तब है जब कई बार इनकी डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास है या हम किसी से ये उस तरीके से बातचीत करते हैं। तो ये छोटी सी चीजें थी, और इसलिए मैं जो है UGC रेगुलेशन 2026 का हर उस तरीके से समर्थन करता हूँ, क्योंकि उन बच्चों को जो स्कॉलरशिप सेल है, मैं जब PhD गया मोस्टली जो यूनिवर्सिटी की जो स्कॉलरशिप सेल थी उसमें इस तरीके का कोई भी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं थी कि वो बच्चे अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके। उनका जो बात करने का जो तरीका था वो बड़ा खराब था। हाँ मैं तो आओगा के भाई यार तो बते हरिया लिए तू क्या करेगा भाई, हर तेरे को क्यों मना तो कर लिए भाई। तो ये जो चीजें हैं ये बड़ी खतरनाक, आप काम नहीं कर रहे हैं वो एक अलग तरीका है, लेकिन ये जो इस तरीके का जो उनका बातचीत का तरीका ये बड़ा खतरनाक है। और इसलिए जो UGC रेगुलेशन हो इसलिए जरूरी इतना भी एहसास हो कम से कम कि किसी इंस्टीट्यूशन में बैठ कर आपको बातचीत कैसे करनी, और जिस परिवेश से बच्चे आते हैं वो बहुत ही हर तरीके से जो है वो अलग अलग उनका परिवेश है, उनका एक्सपीरियंस अलग अलग है, और जब उनका एक्सपीरियंस अलग अलग है तो कॉन्फिडेंस जो लेवल उनका उस तरीके का नहीं मिल पाता है। जो एक्सपोजर है, मेरा ये जो एक्सपोजर आपके साथ बोल पाऊंगा पिछले 10-11 साल से उन बच्चों के साथ में, तब हम इन चीजों को थोड़ा थोड़ा मतलब जोड़ के रखा है, उन बच्चों के बीच में बोलते हैं, मिलते हैं, और उनकी जो प्रॉब्लम उनको सॉर्ट आउट करने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन बड़े स्तर पर इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, छोटे छोटे स्तर पर भी बहुत सी चीजें होती है जो उन बच्चों को हम उस तरीके से नहीं कर पाते। और स्कॉलरशिप जो है हरियाणा का केस में बताऊंगा, मिलनी तो वो जो है हर साल मतलब जो एकेडमिक सेशन उसी में चाहिए उसको, लेकिन बहुत ही कम परसेंटेज है कि उसी सेशन में उनको मिलता है, वो बहुत डिले है, 2 साल का है, 3 साल का, 4-4 साल का, जैसे मैंने बताया 2009 तक के बहुत से केस आज भी डिले है उसमें। तो ये मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस आप सबके बीच में था, आप सभी ने सुना, इसके लिए शुक्रिया। जय हिंद।